नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको ये बताएं कि विधायक विजय मिश्रा को भदोही लेकर पहुंची पुलिस। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। सीएचसी में विजय मिश्रा का कराया जा रहा मेडिकल और मेडिकल के बाद विजय मिश्रा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट के बाहर विजय मिश्रा के समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। कई थानों की पुलिस और पीएसी की तैनाती वहां पर कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर, अब से कुछ ही देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां पर पुलिस की टीम जो है वो पहुंच चुकी है भदोही, और मेडिकल के बाद विजय मिश्रा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर ये बताएं कि मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले से गिरफ्तारी हुई और इसके बाद तमाम पुलिसकर्मियों की मौजूदगी रही। भारी सुरक्षा के बीच विजय मिश्रा को यहां पर भदोही लेकर पुलिस पहुंची और अब सीएचसी में विजय मिश्रा का मेडिकल कराया जा रहा है और उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि वहां पर भारी संख्या में उसके समर्थकों की मौजूदगी और इसके मद्देनजर वहां पर पुलिस बल और पीएसी की तैनाती भी की गई है। विधायक के एक रिश्तेदार ने बीते 4 अगस्त को गोपीगंज कोतवाली में विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी रामलली मिश्रा और बेटे विष्णु मिश्रा पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने धारा 323, 506, 449, 347, 387 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। और आपको यहां पर यह बताएं कि गिरफ्तार कर लिया गया मध्य प्रदेश से और इसके बाद भदोही लेकर पहुंची पुलिस। ये तस्वीरें 3 आप देख पा रहे हैं इस बीच अपने टीवी स्क्रीन पर। भदोही पहुंचा विजय मिश्रा, परिजन पहुंचे कोर्ट, उनकी बेटियों की मौजूदगी। विजय मिश्रा का काफिला देखिए किस तरीके से भारी सुरक्षा के बीच वहां पर विजय मिश्रा को लाया गया है भदोही। और इसके बाद जो भी औपचारिकताएं हैं, जो भी मेडिकल जो जांच की जानी है, उसके बाद विजय मिश्रा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां पर भारी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी है, जिसके मद्देनजर वहां पर प्रशासनिक अमला जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट भी बताया जा रहा है। तो विजय मिश्रा की बेटियां भी वहां पर कोर्ट पहुंच चुकी है और इससे कुछ ही देर बाद पेशी होनी है विजय मिश्रा की कोर्ट में। खुर्रम निजामी मेरे साथ, मेरे सहयोगी लाइव मौजूद है तमाम जानकारी के साथ। खुर्रम, पहुंच चुका है विजय मिश्रा वहां पर भदोही और इसके बाद अभी जांच हो रही है, मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। ताजा अपडेट क्या कुछ आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए ट्रांजिट रिमांड ये आए हैं वहां से और इनको पेश करना है कोर्ट में विजय मिश्रा को, क्योंकि वो 24 घंटा अधिक समय तक कस्टडी नहीं रख सकती है पुलिस बगैर कोर्ट की मंजूरी के। तो पेश करके वो उसके बाद उसकी पुलिस रिमांड मांगेंगे या जुडिशियल कस्टडी मांगी जाएगी। तो देखने वाली बात है कि पुलिस रिमांड मांगेगी पुलिस, और उनका जो वकील होगा विजय का, वो जुडिशियल रिमांड की बात करेगा। दोनों फर्क ये है कि अगर पुलिस कस्टडी मिल जाती है पुलिस को तो उनके वो साथ रहेगा विजय मिश्रा और सब पूछताछ कर सकते हैं। अगर जुडिशियल कस्टडी मिल जाती है तो वो जेल में रहेगा। जब भी पूछताछ करनी होगी तो जेलर के जरिए जाकर वो पूछताछ करेंगे। तो जाहिर सी बात है, देखना ये होगा कि मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में पहुंचने के बाद जो दलीलें रखी जाएंगी, उसके बाद जेसी मिलती है या पीसी मिलती है, मतलब जुडिशियल कस्टडी मिलती है पुलिस को या पुलिस कस्टडी मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। तो देखना है, महत्वपूर्ण होगा कि कोर्ट की ओर से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। खुर्रम, साथ ही साथ ये भी बताते चले कि वहां पर किस तरीके से इंतजाम किए गए, क्योंकि ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि खबर सुनने के बाद तमाम जो समर्थक हैं उनका हुजूम वहां पर कोर्ट परिसर में देखने को मिल रहा है। तो इसके मद्देनजर वहां पर क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ कदम उठाए गए प्रशासन के द्वारा? देखिए, पहले ही कोर्ट को छावनी तब्दील कर दिया गया था। पुलिस भारी वहां पुलिस पहले से मौजूद थी भारी संख्या में। तो जाहिर सी बात है कि अंदेशा पुलिस को था और इसकी उम्मीद भी थी कि उसके भारी समर्थक वहां पहुंच जाएंगे। जिस तरीके जब वो उज्जैन से चला था तो उसके पीछे कई गाड़ियां लग गई थी, उसमें समर्थक थे। तो जाहिर सी बात है, जब वो यहाँ तक लेकर आए हैं तो उसके बाद जब तक वो जेल या फिर जब तक हेयरिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक ये समर्थक वहां रहेंगे। पुलिस का भी खासा इंतजाम वहां पर किया गया है कोर्ट में, ताकि कंट्रोल किया जाए हालात को। तो अब देखना यही है कि कोर्ट में कितने दिन पेश होता है, कोर्ट के बाद क्या होता है। और जरूरी नहीं कि कोर्ट में ही लाया जाए, ये भी हो सकता है कि जो मजिस्ट्रेट हैं जैसा आप उनके घर तक ले जाया जाए, उसको घर में ही पेश कर दिया जाए। साथ ही साथ मैं चाहूंगी खुर्रम, दर्शकों को आप ये भी बताते चले कि इस पूरे मामले के बारे में, और साथ ही साथ जो कानून के जानकार हैं वो क्या कुछ कहते हैं। देखिए, इसमें कानून के जानकार कहने वाली ज्यादा खास कुछ नहीं है। वो पुलिस के कब्जे में है,
उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो वकील होगा पुलिस तरफ से, सरकारी वकील, वो उनसे मांगेगा पुलिस कस्टडी मिल जाए। जबकि विजय मिश्रा का जो वकील होगा वो इसके खिलाफ जाके कहेगा जुडिशियल कस्टडी दिया जाए। वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। वहां वो इधर उन्होंने पूरे अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करी थी, भागने की कोशिश नहीं की थी। वो यहाँ से वहां तक की आ गए, उज्जैन से भदोही तक की आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। लिहाजा वो पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा सहयोग देंगे। तो इनको पुलिस जुडिशियल कस्टडी दिया जाए। रास्ते में इनसे पूछताछ हुई है, झांसी में रुके थे, एक रात रुके थे, काफिला पुलिस का जिसमें विजय मिश्रा थे, वहां यकीनन पूछताछ हुई होगी, तो सब बातें कही जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी जज साहब क्या विचार रखते हैं, वो क्या बोलते हैं, किस अंदाज से इस मामले को देखते हैं, जेसी देते हैं या पीसी देते हैं, ये हेयरिंग के बाद ही मालूम चल पड़ेगा। और इस पूरे मामले पे खुर्रम अगर देखें तो तस्वीरें भी उनके दर्शकों को दिखा रहे थे कि वहां पर क्या कुछ इंतजाम है। साथ ही साथ जो बेटियां हैं विजय मिश्रा की, वो भी वहां पर कोर्ट परिसर पे मौजूद है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा प्रकरण हुआ है, एक बात तो उनके द्वारा कही गई है कि दरअसल ये राजनीतिक षड्यंत्र है। हालांकि देखना होगा कि क्या कुछ बातें जो है वो निकल कर सामने आती है, लेकिन परिजनों की भी वहां पर मौजूदगी है कोर्ट में। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि कोई शख्स पहुंचता है, उसके परिजन वहां पहुंचेंगे, बेटियां वहां पहुंची हैं, पत्नी आके लापता है, बेटे को अरेस्ट मिल चुका है, तो कोई हैरानी की बात नहीं है। वो अपने पिता से मिलने आएंगी, सारी बातों को मौका मिलेगा जब वो अपने पिता से मिल भी सकेंगी। तो अब वो पूरा देखना चाह रही है, मॉनिटर करना चाह रही है किस तरीके से वहां पर हेयरिंग होती है, क्या होता है। वो इस उम्मीद के साथ आई है कि शायद उनकी मुलाकात हो जाए। अब हो पाती नहीं हो पाती बात की बात है, लेकिन होना कोई बात नहीं। वो वकील हैं, वो उनके साथी आए होंगे, बेटियां, जाहिर सी बात है वो अपने सामने पुलिस प्रोसीडिंग देखना चाहती हैं। वो देखना चाहती है कि कोर्ट में क्या कुछ बहस हो रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है उनके वकील द्वारा या सरकारी वकील द्वारा। हाँ, यहाँ पर अब खुर्रम, क्योंकि इस पूरे प्रकरण पे देखें, मैं चाहूंगी कि इस पूरे मामले के बारे में आप बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि अगर हम विजय मिश्रा की अगर बात करें तो बाहुबल के दम पर इसने खासा दबदबा वहां पर बना लिया था, वहां पर खासा दबदबा, खासा प्रभाव विजय मिश्रा का। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, उसके बाद देखना होगा कोर्ट की ओर से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। लेकिन एक बार दर्शकों को इस पूरे मामले के बारे में बताइए। देखिए, आज तो रिमांड की बात है कि पुलिस कस्टडी होती है, जुडिशियल कस्टडी होती है, वो अलग से मुद्दा है। लेकिन अगर विजय मिश्रा के व्यक्तित्व की बात करें, उसके पूरे जो उसका पूरा कैरेक्टर उसकी बात करें, तो विजय मिश्रा उन लोगों में, उन बाहुबलियों से आते हैं जो बहुत फूक फूक के कदम रखा करते थे, हर एक चीज कदम कैलकुलेटिव हुआ करता था। वो कभी भी ज्ञानपुर भदोही से बाहर नहीं गया। उससे तमाम और जो बाहुबली थे, चाहे वो अतीक रहे हो, ब्रजेश हो या मुख्तार रहे हो, इन सब से इसके रिश्ते अच्छे थे। वो जब सदन आता था बतौर विधायक, तो सबसे अखिलेश सिंह से उसकी मुलाकात होती थी, रायबरेली की जो अखिलेश सिंह थे उससे मुलाकात होती थी, वो उनसे बात करता था। मुख्तार आते थे, वो उनसे भी बात करता था, सबसे रिश्ते सही थे। अतीक भी एक जमाने में अतीक से वो बात करता था, तो उसके सबसे रिश्ते अच्छे थे। लेकिन उसने अपना जो उसका जो मेन एरिया था, जो मेन फ्रेम था, उसमें कभी किसी दखलंदाजी करना उसने बर्दाश्त नहीं किया। जैसे मसलन भदोही की जेल की बात करिए, जब भी कोई वहां हावी होना चाहा दूसरा बाहुबली, तो उसने एक कड़ा चैलेंज उनके सामने प्रस्तुत किया। उसका ये कहना था कि मैं यहाँ का शेर हूँ, ये मेरा जंगल है, मैं यहाँ का शेर हूँ, और दूसरे शेर की यहाँ कोई इजाजत नहीं, यहाँ कोई दिक्कत हो आप मुझसे मदद मांगिए, मैं करूंगा। उसका अपना एक अलग था, जमीन का काम करना, और उसके बाद कुछ स्क्रैप्स का काम करना, जमीन कब्जा करना, ये सारे काम उसके थे। और वो लगातार बाहुबल बढ़ रहा था, उसको मालूम था। लेकिन जब वो प्रकाश में कब आया, प्रकाश में तब आया जब उसने नंदी पर हमला किया था, जब बसपा कार्यकाल थी, तो उसने नंदी पर बकायदा हमला किया था। बाल बाल बचे थे नंदी, लंबा इलाज चला था उनका, एयर लिफ्ट कराया गया था नंदी इलाहाबाद से। तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि किस तरीके से उसका बाहुबल बढ़ रहा था, किस तरीके से चल रहा था। लेकिन वक्त बदला, निजाम बदला, उसके बाद आज उसको ये कहना पड़ रहा है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ब्राह्मण कार्ड खेलना पड़ रहा है। जबकि ब्राह्मण कार्ड खेलने से पहले उसे कई ऐसे ब्राह्मण थे जिनको अपना निशाना बनाया था। तो यहाँ कुछ समझ में आता नहीं ब्राह्मण कार्ड क्यों है। ये सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि आप अपराधी हैं तो जेल में रहिए, और अगर अपराधी नहीं है तो आप सुरक्षित रहिए, आपको खतरे की जरूरत नहीं है। तो आगे भी जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ जी यहाँ पर मेरे साथ भदोही से मेरे सहयोगी अनंत भी मौजूद है। अनंत, अगर वहाँ की बात करी जाए, ताजा अपडेट्स आपके पास कब तक होगी पेशी कोर्ट में विजय मिश्रा की? देखिए प्रिया, हम आपको बता दें कि अभी गोपीगंज मेडिकल जांच होने के बाद गोपीगंज से ज्ञानपुर के लिए प्रशासन विधायक को लेकर निकली है। अभी कुछ ही क्षण में विधायक ज्ञानपुर को कोर्ट में पेश किए जाएंगे, और जो उनकी भारी मात्रा में जो उनके पीछे उनके समर्थक चल रहे थे, सारे समर्थकों की गाड़ी जगह जगह रोक दी गई है। केवल प्रशासन की गाड़ी ज्ञानपुर कुछ ही क्षणों में ज्ञानपुर पहुंचेगी। अनंत, जरा विस्तार से ये भी बताइए, क्योंकि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि तमाम समर्थकों की वहां पर मौजूदगी है। कोर्ट परिसर में अगर बात करें तो प्रशासनिक अमला आपको कितना अलर्ट नजर आ रहा है? अगर हम प्रशासन की बात करें तो भदोही जनपद के हर नाके पे जितने भी यहाँ पे नाके हैं, सभी नाकों पे काफी भारी मात्रा में पेशी और
प्रशासन बल यहाँ पे मौजूद है। और कोर्ट पर्सन में भी जानकारी निकलकर सामने आ रही, क्योंकि बेटियां भी मौजूद हैं, उनकी ओर से क्या अभी तक कुछ बात निकलकर सामने आई? नहीं, अभी तक उनकी बात अभी सामने नहीं आई है। वो कोर्ट में गई हैं। उनके पिता जब कुछ ही देर में पहुंचेंगे, तो जैसे ही कोर्ट में पहुंचेंगे वैसे ही विधायक को कोर्ट में पेश किया जाएगा ज्ञानपुर में। और जानकार क्या कुछ बोल रहे, कानून के जानकार से अगर बातचीत हुई, इस पूरे मामले के बारे में बताइएगा अनंत हमारे दर्शकों को। साथ ही साथ ये बताइए कि अगर आपकी किसी वकील से बातचीत हुई हो, वहां पर कानून के जानकार से बातचीत हुई हो, तो वो क्या कुछ कह रहे हैं? अगर हम कानून के जानकार की बात करें तो अभी कोई भी मीडिया के सामने आने के तैयार नहीं है। बोल रहे हैं कोर्ट विधायक पेश होने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। हाँ ठीक है अनंत, नजर बनाए रखिए, जैसे कोई अपडेट आएगा मैं आपके पास आऊंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। खुर्रम, आपको मैंने बीच में रोका था, अपनी बात पूरी कीजिए। और साथ ही साथ इस पर भी, क्योंकि जिस तरीके से ये तमाम मामले जो हैं वो निकलकर सामने आए और जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति का ये नेता, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अपने आप में सवालों को जन्म देते। और एक बार फिर से जिस तरीके से राजनीति और बाहुबल की ओर से कदम ताल यहाँ पर मिलाकर आगे बढ़ा जा रहा है, इसको लेकर भी गंभीर सवाल उठते हैं। देखिए विजय मिश्रा की हम बात करें तो ये एक नजीर भर है, क्योंकि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में या फिर कई अन्य प्रदेशों में जो बाहुबली होते हैं या जो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, अपने आप को बचा कर रखना चाहते हैं, उन्हें पॉलिटिकल शेल्टर चाहिए होता है। यही वजह साउथ में तमाम ऐसे पॉलिटिकल पार्टी मिल जाएंगे जिनका एक बड़े विधायक हैं, वो क्रिमिनल हिस्ट्री उनको हुआ करती थी। अब हालात बदल रहे हैं, थोड़ा बदल रहे हैं, लेकिन अभी पूरा बदले नहीं है। विजय मिश्रा उन्हीं में से एक था। वो फिलहाल निषाद पार्टी से विधायक है यहाँ पर ज्ञानपुर का। और दूसरी बात यह है कि जब ये हमला हुआ था, नंदी के ऊपर हमला किया गया था, उसमें विजय मिश्रा का नाम आया था। और उसके बाद वो उसके लिए एक विपक्षी पार्टी के एक बड़े नेता ने रात को अपने कार्यालय में 12:30-1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पक्का इंतजार किया था कि जब उन्हें अपडेट हो जाए तो उसके बाद वो आए। तो ये सब कुल मिला के बात है। देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो एक एक सीट के लिए लड़ती हैं। उनको ये मालूम होता है कि वहां कौन अहम है, कौन अहम नहीं है, किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है। और अगर वो बाहुबली है, क्रिमिनल है, कोई भी हो, लेकिन अगर हमको सीट दिलाने में सक्षम है तो वो मेरे साथ है। यही दिक्कत की वजह हुई है कि एक वक्त दौर वो आया उत्तर प्रदेश विधानसभा में जब ये कहा जाने लगा कि अगर सारे दागी विधायक यानी कि क्रिमिनल विधायक, क्रिमिनल हिस्ट्री जिनकी है, वो सब एक हो जाए तो वो सरकार बना सकते हैं। यानी कि बहुमत पे थे, 200 प्लस उनकी संख्या थी विधानसभा। कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जहां पे दागी और क्रिमिनल माइंडेड विधायक ना रहे हो, जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री ना हो। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा दिक्कत थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका इस मामले में। उन्होंने कहा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी क्रिमिनल को टिकट देती है तो वो विज्ञापन करके बताए, ऐलानिया बताए कि आखिर क्या जरूरत थी कि आपने एक ऐसे शख्स को चुना जिस पर कानून की नजर है। तो अब देखना है कि इसके बाद किस तरीके से इस पर लगाम लग पाती है, नहीं लग पाती है। ये देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन विडंबना ये है कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण कोई नई बात नहीं है, सच्चाई यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम, तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवाएं। सुदीक्षा मामले में बुलंदशहर पुलिस का अहम खुलासा। एक्सीडेंट की वजह से सुदीक्षा की मौत हुई, ये पुलिस की ओर से बड़ी बात कही गई। सुदीक्षा के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुलासा किया है, हादसे में हुई थी सुदीक्षा की मौत। तो अब इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया, क्योंकि अब पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई कि दरअसल छेड़खानी नहीं हुई थी, हादसे की वजह से मौत हुई थी सुदीक्षा की। पुनीत मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद है। पुनीत, एक नया मोड़ आ गया इस पूरे मामले में, क्योंकि अभी तक जो परिजनों की ओर से बात कही जा रही थी वो तो यही थी कि छेड़खानी की वजह से ये घटना घटी, लेकिन अब पुलिस की ओर से बात कही जा रही कि दरअसल छेड़खानी हुई ही नहीं थी, हादसे में सुदीक्षा की जान गई। बिल्कुल, देखिए सही कहा। हालांकि पहले ये मामला आ रहा था कि सुदीक्षा के साथ में छेड़छाड़ की गई है, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ। लेकिन अब जो बुलंदशहर पुलिस ने एक खुलासा किया है, एसआईटी की टीम ने खुलासा किया है कि सुदीक्षा के साथ में छेड़छाड़ नहीं हुई थी, वो एक महज एक्सीडेंट के चलते मौत हुई थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने वह बाइक भी बरामद कर ली है जिससे सुदीक्षा का एक्सीडेंट हुआ था। प्रत्यक्षदर्शी की माने और पुलिस की माने तो पुलिस का ये कहना है कि एक बुग्गी और टेम्पो को बचाने के चक्कर में बुलेट वाले ने एक अचानक ब्रेक लिए थे। उसके बाद में जो पीछे से सुदीक्षा की गाड़ी आ रही थी, जिसके चलते ये एक्सीडेंट हुआ।
और वहाँ बताया जा रहा है कि सुदीक्षा का जो सिर में ज्यादा ब्लड बहने के चलते वहाँ उसकी मौत हुई थी। यही वजह है कि जिसके चलते सुदीक्षा की मौत हुई। हालांकि छेड़छाड़ की बात को पुलिस पूरी तरीके से नकार रही है और पुलिस का साथ ये भी कहना है कि जो सुदीक्षा के परिजन कह रहे थे, जो एफआईआर में लिखा गया है कि वो उसका चाचा मोटरसाइकिल चला रहा था, ये बात बिल्कुल पुलिस गलत सिरे से नकार रही है। पुलिस का साफ ये कहना है कि सुदीक्षा का भाई जो है वही मोटरसाइकिल चला रहा था। जी पुलिस इस खुलासे के बाद क्या अभी तक परिजनों की ओर से कोई बात निकलकर सामने आई? देखिए, परिजनों की अगर बात करें, हालांकि परिजनों का पहले ये साफ कहना था कि सुदीक्षा की जो मौत है वो छेड़छाड़ के चलते हुई है, लेकिन फिलहाल खुलासे के बाद में हमारा परिजनों से संपर्क नहीं हो पाया है और जल्द ही हो सकता है परिजन इस पूरे मामले को लेकर कुछ बात कहें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, सुदीक्षा मामले में बुलंदशहर पुलिस का अहम खुलासा, क्योंकि अभी तक इसे छेड़खानी के एंगल से देखा जा रहा था, क्योंकि परिजनों के द्वारा ये बात कही गई थी, लेकिन अब पुलिस जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि दरअसल हादसे की वजह से सुदीक्षा की जान गई। लखीमपुर खीरी में एक दिल दहला देने वाली और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक 13 साल की बच्ची के साथ न केवल गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया, बल्कि इंसानियत की सभी हदों को पार किया गया। जानकारी ये मिल रही है कि ईसानगर थाने इलाके में रहने वाली नाबालिग घर से बाहर तो निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। 13 साल की मासूम बच्ची अपने खेत से शौच के लिए खेत गई थी, अपने घर से निकली थी, तभी गांव के रहने वाले 2 युवकों ने नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया, उसकी हत्या कर दी। मौत से पहले बच्ची को असहनीय पीड़ा दी गई। बाद में आरोपी शव को गन्ने में खेत में फेंककर घटनास्थल से फरार हो गए। परिवार वालों की तहरीर पर 15 अगस्त को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बच्ची के साथ गैंगरेप की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही साथ एनएसए के तहत कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। तो एक बार फिर से बेटियों की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर गंभीर सवाल उठते हुए लड़की का पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। दोनों आरोपियों को पहले ही धारा 302 के तहत पुलिस ने जो है जेल भेज दिया है। इसमें चूँकि रेप की पुष्टि हुई है तो धारा 376D की अभिवृद्धि की जाएगी और दोनों आरोपियों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। उन दरिंदों ने वारदात को इतने खौफनाक तरीके से अंजाम दिया, जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। आप खुद सुनिए उस मासूम के पिता की जुबान से। ढूंढने पर ढूंढर गए, गन्ना के गन्ने में पड़ी मिली हमको और उसके आँखी थोड़ी मिली और जबान काटी और नट्टी में दुपट्टा से बांधी नट्टी हुई। अब गाँव के रहे साहब और उमा घटना की जब वो मौजूद रहे, वो हमारे जब वहाँ पहुँचे न वो भाग गए। वहीं पिता के बयान के उलट जिले के एसपी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप उन्हें भी सुन लीजिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पंचायतनामा दोनों के आधार पर ये जो कहा गया है कि उसकी आंखें फूटी हुई हैं या जीभ काटी गई है, यह पूरी तरह से असत्य बात है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पंचायतनामे में इसकी कोई ऐसी पुष्टि नहीं है। मौके पे जो डेड बॉडी मिली थी उसमें आँख के पास हल्का सा ब्लड लगा हुआ था और वो चूँकि गन्ने का खेत था और गन्ने के खेत में जब भी कोई व्यक्ति जाता या आता है तो अक्सर जो गन्ने की जो पत्ती होती है उससे ऐसी चीज़ अक्सर आँख के पे या हाथ के पास अगर लग जाती है तो हल्का सा ब्लड आ जाता है। कि जब भी कभी जो जीभ की बात है उस पर स्पष्टीकरण ये है कि जो जीभ का दांतों के बीच दबना ये एक स्ट्रैंगुलेशन का वो होता है। जब भी स्ट्रैंगुलेशन होता है तो अक्सर दांतों के बीच जीभ दब जाती है, तो ऐसा ही इस मामले में हुआ है। जीभ काटने के बाद भी पूर्णतः नहीं जाता। लखीमपुर खीरी में दलित छात्रा के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यूपी में बीजेपी राज में बच्चियों और महिलाओं का उत्पीड़न चरम पर है। दुखद है, बहुत दुखद इस बात की कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घटनाएं हो रही हैं। एक के बाद एक दर्दनाक घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। कभी
नाबालिग बेटियों के साथ इस तरह की घटना होती है, छात्राओं के साथ घटनाएं हो रही हैं और महिलाएं भी असुरक्षित हैं। और याद कीजिए उस समय जब लॉकडाउन का समय था, जब हर चीज़ बंद थी, उस समय भी अपराधियों ने खुलेआम घटनाएं की, लूट, अपहरण, बैंकों में डकैती, हर तरफ। तो वहीं लखीमपुर खीरी की घटना पर मायावती का ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने लिखा कि रेप के बाद किशोरी की नृशंस हत्या अति दुखद है। सपा और वर्तमान बीजेपी सरकार में क्या अंतर रहा? सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ये मांग की गई है मायावती के द्वारा। देखिए उनका ये ट्वीट भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें उन्होंने तमाम तरह के सवाल उठाए और साथ ही साथ ये मांग की गई कि इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी दोषी है उसको कड़ी सजा मिले। तो लखीमपुर खीरी में मासूम के साथ हुई हैवानियत पर बीएसपी ने यूपी सरकार को निशाने पर लिया। विपक्ष का आरोप है कि यूपी में कानून व्यवस्था नहीं है, अपराधियों में पुलिस का खौफ भय नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुछ समय से लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है। वहाँ पर बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, दलित शोषित वर्ग के लोगों की हत्याएं हो रही हैं। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा प्रश्न बन गया है उत्तर प्रदेश में। सुश्री बहन मायावती जी जो उत्तर प्रदेश में इस बात को उठा रही हैं, उसका कारण है कि वो इस समय देख चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ठीक से कानून व्यवस्था का शासन दे नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये एक बड़ा प्रश्न बन गया है। जनता हताश, निराश हो चुकी है और नाराज़ है और चाहती है कि इस तरह की वारदातें बंद। वहीं ग्रेटर नोएडा के शारदा हॉस्पिटल में घोर लापरवाही का मामला सामने आया। आपको बताएं कि मोटी कमाई के लिए हॉस्पिटल स्टाफ ने पहले कोरोना मरीज को अस्पताल में प्लाज्मा डोनेट करने के लिए भर्ती किया। इसके बाद युवक को इतना टॉर्चर किया गया जिसके वजह से युवक की जान चली गई। युवक के स्वस्थ होने के बावजूद भी उसे इलाज के लिए परेशान किया गया। प्लाज्मा देने के बहाने परिजनों को इधर उधर भटकाया गया। जब तक हॉस्पिटल का बिल नहीं दिया गया तब तक मरीज ठीक ठाक था और जब बिल दिया गया तो उसकी मौत हो गई। परिजनों की माने तो मरीज लगातार इनके पास वीडियो कॉलिंग और मैसेज कर रहा था। ये जानकारी दे रहा था कि हॉस्पिटल स्टाफ है जो उनके साथ बड़ी ही बदतमीजी से बात कर रहा है और टॉर्चर उसे लगातार किया जा रहा है। तो शारदा हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर मोटी कमाई की वजह से ये भी नहीं देखा गया कि एक युवक के जान के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये बड़ी जानकारी आपको दे, जहां पर कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक की कोरोना रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। मंत्री ब्रजेश पाठक ने ट्वीट कर इस बात की खुद जानकारी दी है। अभी होम आइसोलेशन में रहेंगे मंत्री ब्रजेश पाठक। तो ये राहत की बात कि उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। खुद इस बात की जानकारी देते हुए यहाँ पर मंत्री ट्विटर के जरिए उन्होंने इस बात की जानकारी दी। हालांकि अभी वो होम आइसोलेशन में ही रहेंगे, ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ब्रजेश पाठक ने इस बात की जानकारी दी है। कैबिनेट मंत्री ने बाकायदा ट्वीट करते हुए कि उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अभी वो होम आइसोलेशन में ही रहेंगे, यानी कि घर पर ही रहेंगे। बाकायदा ट्वीट करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। ब्रजेश पाठक जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई और ये एक राहत की बात। हालांकि अभी वो होम आइसोलेशन में रहेंगे, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।